हेलो एवरीवन। तो नाउ आज की जो क्लास है उसमें अपन अष्टांग हृदय का जो आपका 12th चैप्टर है, ठीक है, उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में अपन ये जो चैप्टर है उसको फिनिश कर देंगे। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने जो है रोग मार्ग के विषय में बात किया था, ठीक है। क्या होता है रोग मार्ग, मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट बता दिया था, वहीं से ही अपन यहाँ पर कंटिन्यूएशन करेंगे। तो वही चीज एक बार मैं वापस बता देता हूँ, रोग मार्ग किसको बोलते हैं। तो जो दो दोष प्रकोपित होकर के जब रोग उत्पत्ति करने के लिए जिस मार्ग को धारण करते हैं, ठीक है, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, रोग मार्ग। तो जब दोष शरीर में कुपित हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न करने के लिए जिस मार्ग को धारण करते हैं उसे ही रोग मार्ग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है। कौन से ये 3 है, तो शाखा, कोष्ठ तथा अस्थि संधि। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि रोग मार्ग कितने हैं, तो 3 है। शाखा को ही अपन क्या कहते हैं, बाह्य रोग मार्ग भी कहते हैं। ओके। इसके अलावा आपका कोष्ठ जो है इसको अपन लोग अंतः रोग मार्ग कहते हैं। ओके। और आपका जो अस्थि संधि है उसे अपन मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनको और क्या कहना है, तो शाखा को बाह्य रोग मार्ग, कोष्ठ को अंतः रोग मार्ग और अस्थि संधि को अपन मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। अब ये जो तीनों रोग मार्ग बताए गए हैं, इनमें इनके आश्रय क्या क्या होते हैं, ठीक है, और अगर इन रोग मार्ग में दोष प्रकोपित हो जाए तो कौन से व्याधियों को उत्पन्न करते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो जैसे कि शाखागत रोग मार्ग या बाह्य रोग मार्ग, ठीक है। अब इसके आश्रय क्या बताए गए हैं, तो आश्रय में आपका जो रक्त आदि धातुएं हैं, त्वचा है, ये सभी क्या है, इसके आश्रय है। तो रक्त आदि धातुएं तथा त्वचा जो है ये आपका बाह्य रोग मार्ग यानी कि शाखागत रोग मार्ग का आपका आश्रय हो गया। रोग के विषय में बात करें तो कौन से रोग हैं, तो जैसे कि आपका इसके अंतर्गत गंड, ठीक है, अलजी, अर्बुद, अर्श, सोप व गुल्म, ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं। तो बाह्य जो रोग मार्ग है इसके आश्रय अगर आपको पूछा जाए तो रक्त आदि धातुएं तथा त्वचा, ये क्या है, बाह्य रोग मार्ग के आश्रय है। तो रक्त आदि धातुएं तथा त्वचा ये बाह्य रोग मार्ग के आश्रय है। रोग के विषय में याद रखना कि अगर इसमें यानी कि रक्त आदि धातुओं में अगर दोष प्रकोपित हो गया, त्वचा में प्रकोपित हो गया, तो सिंपल सी बात है, स्किन रिलेटेड डिसीज उत्पन्न करेगा। तो गंड हो गया, ठीक है, यानी कि जो नेक रीजन है उसमें क्या है, गांठ पड़ जाता है, गंड हो गया। अलजी हो गया, ठीक है, जो एक प्रकार के त्वचागत रोग के अंतर्गत आता है, आपने पढ़ा ही है। अर्बुद हो गया, मतलब ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये हो गया, ये भी इसके रिलेटेड डिसीज है। अर्श यानी कि पाइल्स की उत्पत्ति हो जाएगी। सोफ मतलब वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा। गुल्म की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, स्किन रिलेटेड डिसीज है, तो जो आपके बाह्य रोग मार्ग में दोष कुपित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर बात करते हैं कोष्ठगत या अंतः रोग मार्ग। इसके आश्रय क्या बताए गए हैं, तो इसके आश्रय के विषय में बात करें तो महास्रोत इसका आश्रय बताए गए हैं, जिसमें अमाशय व पक्वाशय आपका आता है। ठीक है, तो महास्रोत के कहने का मतलब अमाशय और पक्वाशय को बोला गया है। ठीक है, तो अंतः रोग मार्ग का आश्रय अमाशय और पक्वाशय है। तो अगर इसमें दोष कुपित होते हैं तो इन अमाशय और पक्वाशय के जो डिसीज हैं वो उत्पन्न होंगे। जैसे कि रोग में अगर बात करें तो वमन होगा, ठीक है, वोमिटिंग होगा, अतिसार मतलब डायरिया की उत्पत्ति हो जाएगा, श्वास काश की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसके अलावा ज्वर मतलब फीवर होगा, अर्श मतलब पाइल्स होगा, गुल्म की उत्पत्ति होगी, ठीक है, शोप की उत्पत्ति होगी, विसर्प की उत्पत्ति होगी तथा विद्रदी की उत्पत्ति होगी। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है कि रोग में वोमिटिंग होना, अतिसार की उत्पत्ति होना, श्वास काश की उत्पत्ति होना, ज्वर की उत्पत्ति होना, अर्श की उत्पत्ति होना, गुल्म शोप की उत्पत्ति होना, विसर्प विद्रदी की उत्पत्ति होना। तो ये रोग के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं अस्थि संधि या मध्यम रोग मार्ग। तो अस्थि संधि या मध्यम रोग मार्ग की अगर बात करें आश्रय के विषय में, तो आश्रय के अंतर्गत आपका मर्म आ जाता है, संधि आ जाता है, अस्थि आ जाता है, सिरा तथा स्नायु आते हैं। तो अगर बात करें मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत, तो इसके आश्रय कौन से हैं, मर्म हो गए, संधि हो गया, अस्थि हो गया, सिरा तथा स्नायु, ये क्या है, मध्यम रोग मार्ग के आश्रय हो गए। बात करें रोग के विषय में तो कौन से रोगों को उत्पन्न करते हैं, तो जो यक्षमा है यानी कि राज्यक्षमा को उत्पन्न करेगा, पक्षवध को उत्पन्न करेगा, सिरो रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर ये सभी जो डिसीज है, ठीक है, ये जैसे कि राज्यक्षमा किसको बोलते हैं अपन लोग, ट्यूबरकुलोसिस, पक्षवध हो गया, ठीक है, सिर से रिलेटेड डिसीज हो गया, हृदय से रिलेटेड डिसीज, हार्ट डिसीज हो गया, साथ ही साथ जो ज्वाइंट्स हैं बोन्स हैं उनके डिसीज। तो ये क्या है, मध्यम रोग मार्ग के जब दोष कुपित होता है तो उसके कारण उत्पन्न होता है। तो यक्षमा, पक्षवध, सीरो रोग, हृदरोग, संधि तथा अस्थियों के जो डिसीज हैं, ठीक है, वो किसके वजह से होते हैं, जब दोष के है मध्यम रोग मार्ग में आश्रित होते हैं, तब कुपित होते हैं। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में जो त्रिदोष है,
वात पित्त कफ, इसके प्राकृतिक कर्म के विषय में बात करते हैं कि ये प्राकृतिक कर्म क्या क्या बताए गए हैं। ओके, तो इसके विषय में बताया गया है जैसे कि वात के कारण, वात का प्राकृतिक कर्म क्या है, तो मुख में वात के कारण कसैलापन का अनुभव होता है। ठीक है, इसका जो वर्ण होता है श्याव अरुण वर्ण का होता है, कंपन को उत्पन्न करेगा, शुष्कता रुक्षता को उत्पन्न करेगा, रोमांच तथा तर्पण को उत्पन्न करता है, संकोच भेद तोत, ठीक है, स्त्रव्य व्यास वेद स्वापन साध, ठीक है, ये सभी कर्म है। प्रमुख रूप से आपको याद रखना है कि मुख में कसैलापन, स्याव अरुण वर्ण, कंपन शुष्कता रुक्षता रोमांच तर्पण संकोच भेद तोड़, ये सभी क्या है आपके वात के कारण हो रहे हैं। ये सभी क्या है आपके वात के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है वात के कर्म के अंतर्गत आते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान देना। जबकि जो पित्त है उसके विषय में अपन बात करें तो पित्त का प्राकृतिक कर्म क्या बताया गया है, तो पित्त जो होता है वो मुख में अम्लता का कारण होता है। मतलब पित्त के कारण मुख में क्या है, अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। और पित्त ही आपको पता है कि ये दह करेगा, ठीक है, मतलब जलन को उत्पन्न करेगा। पाक करता है, यानी कि कोई भी अगर आपके स्किन में पाक हो रहा है तो वो भी पित्त के कारण ही होता है। स्वेद यानी कि स्वेटिंग जो आता है वो भी पित्त के कारण आता है। क्लीनता जो आता है वो भी पित्त के कारण ही होता है। जो सिक्रेशन होता है, स्त्राव होता है, वो भी पित्त के कारण ही होते हैं। क्योंकि ये पाक कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कोथ यानी सड़न को भी उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ शिथिलता तथा मद, ये सभी कार्य को पित्त करते हैं। तो पित्त जो होता है वो अम्ल रस के कारण क्या करता है, ये दह को उत्पन्न करेगा, ठीक है, पाक को उत्पन्न करेगा, स्वेद क्लीनता स्त्राव कोथ शिथिलता तथा गद मद, ये सभी चीजों को पित्त उत्पन्न करता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कफ के विषय में। तो कफ क्या करते हैं, तो कफ की वजह से क्या होता है, मुख में मधुर तथा लवण रस की प्रतीति होती है। तो कफ के कारण क्या है, जो मुख है माउथ हो उसमें मधुर तथा लवण रस की प्रतीति होती है। साथ ही साथ श्वेत वर्ण का होता है, ठीक है, तो कफ के कारण ही क्या होता है, मधुर तथा लवण रस की प्रतीति होती है, श्वेत वर्ण का होता है। अति निद्रा गुरुता आलस्य, ठीक है, तो बहुत ज्यादा निद्रा को उत्पत्ति होना, हैवीनेस फील होना, आलस्य की उत्पत्ति होना, कफ की अधिकता का होना, ठीक है। इसके अलावा शीतता यानी कि ठंडकता का होना, काठिन्यता का होना, कफ के कारण कंडू यानी कीचिंग की उत्पत्ति का होना, स्रोतसों में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अवरोध की उत्पत्ति का होना, स्तमित्व का उत्पत्ति होना, शोफ तथा पाक का न होना, ये सभी क्या है कफ के कारण है। मुख में मधुर तथा लवण रस की प्रतीति होना, ठीक है। इसके अलावा श्वेत वर्ण, अति निद्रा की उत्पत्ति होना, हैवीनेस यानी गुरुता की उत्पत्ति होना, आलस्य की उत्पत्ति होना, ठीक है, कफधरता, शीतता, शीतता की उत्पत्ति होना, काठिन्यता की उत्पत्ति होना, इचिंग मतलब कंडू की उत्पत्ति होना, स्रोतस में अवरोध होना, उपलेप की उत्पत्ति होना, स्तमित्व की उत्पत्ति होना, शोफ तथा पाक का न होना, ये सभी कफ के कारण होते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर दोषों के भेद बताए गए हैं। तो जो दोष है उसके भेद के विषय में बताया गया है कि वृद्धि क्षय के अनुसार शरीर में जो दोष होते हैं वो कितने होते हैं, 62 टाइप के होते हैं। उसके भेद कितने बताए हैं, 62 बताए गए हैं। तथा ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जो रोग है उसकी परीक्षा बताया गया। तो रोग की 10वीं परीक्षा का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। और रोग की 10वीं परीक्षा के अंतर्गत अपन किन किन को डिसाइड करके अपन जो है रोग की 10वीं मतलब 10 प्रकार की परीक्षा करेंगे। तो आपका दुष्य दोष, सॉरी दुष्य देश, काल अग्नि प्रकृति व सत्व आहार तथा रोग, इनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अपन क्या है इसकी परीक्षा करेंगे, ठीक है, यानी कि सूक्ष्मता से ज्ञान करेंगे योग, और उसके बाद में उसकी चिकित्सा करेंगे। तो 10वीं परीक्षा के अंतर्गत याद रखना दुष्य देश काल अग्नि प्रकृति, ठीक है, वय सत्व आहार रोग, ये विशेष रूप से आपका आता है। तो इसको अपन और अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अपन डिटेलिंग से पढ़ेंगे लेकिन वो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो है दोषों का शरीर में जो आपका स्थान है उसके विषय में अपन बात करते हैं। तो दोषों का जो शरीर में स्थान है उसके विषय में क्या बताएगा उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोषों का शरीर में जो स्थान है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो सबसे पहले वात का स्थान के विषय में बात करते हैं। तो वात का स्थान क्या बताया गया है, तो वात के स्थान के विषय में बात करें तो पक्वाशय कटी शक्तिनी श्रोत स्थि स्पर्शेंद्रिय, ठीक है, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज को याद रखना कि वात का शरीर में स्थान पक्वाशय है, कटी है, दोनों सक्तिनिया को बोला गया है, ठीक है, दोनों पैर यानी कि पाद को बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा अस्थि मतलब बोन को बोला गया है, स्रोत इंद्रिय मैंने बता दिया था, ठीक है, कर्ण इंद्रिय को बोला गया है, स्पर्श इंद्रिय, ठीक है, त्वचा को बोला गया तथा अधोवात, ये सभी क्या है आपके वात के स्थान है। तो ये सॉरी अधोभाग, ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है अधोभाग मतलब नीचे का भाग, हम लाइकस के नीचे का भाग वो अधोभाग कहलाएगा। तो ये सभी वात के स्थान है। तो पकवास है कटी, ठीक है, दोनों सक्थनी, इसके अलावा दोनों पाद यानी कि पैर अस्थि, इसके अलावा स्रोत स्पर्श इंद्रिय और अधोभाग नीचे का जो भाग है वो आपका वात का स्थान है।
फिर पित्त के स्थान में आपका क्या है, नाभि रमाशय, स्वेदो रुधिर रसिका, ठीक है, तो वही है कि नाभि यानी कि अम्लाइकस, ठीक है, अमाशय हो गया, स्टमक हो गया, इसके अलावा स्वेद हो गया, लसिका हो गया, रस रक्त हो गया, चक्षु हो गया, त्वक तथा बीच का भाग, मध्य भाग, ये सभी क्या है, पित्त का स्थान है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि नाभि, ठीक है, अमाशय, स्वेद, लसिका, रस रक्त, चक्षु, त्वक तथा मध्य का जो भाग, ये सभी क्या है, पित्त के स्थान है। फिर कफ के विषय में बात करते हैं, तो कफ के स्थान में आपका बताया गया है कि ऊरह कंठ सिरोक्लोम, ठीक है, तो ऊरह जो प्रदेश है, कंठ सिर प्रदेश है, क्लोम है, ठीक है, पर्व है, अमाशय है, रस आदि धातुएं हैं, मेद है, मतलब मेद आदि धातुएं हैं, ठीक है, जो आपका घ्राण इंद्रिय है, रस इंद्रिय है तथा ऊर्ध्व भाग, ठीक है, यानी कि एंटी वाला पार्ट, ये सभी क्या है, कफ का स्थान है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपका ऊरह कंठ सिरोक्लोम, पर्वण अमाशय और रसा, ये वाला श्लोक को याद रख लेना कि ऊरह कंठ सिर क्लोम, ठीक है, पर्व अमाशय, रस धातु, मेद धातु, घ्राण तथा रसना इंद्रिय, ठीक है, इसके अलावा ऊर्ध्व का जो भाग होता है, ये एंटी वाला जो पार्ट है, वो आपका क्या है, कफ का स्थान है, ठीक है। तो मैंने जो पिछले क्लास में बताया था वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फिर बात करते हैं वायु के जो भेद है, ठीक है, उसके स्थान व कर्म के विषय में। तो जो आपके वायु है उसके भेद तथा उसके स्थान व कर्म के विषय में। तो जैसे कि प्राण वायु, अगर प्राण वायु का स्थान पूछा जाए तो क्या है, प्राण वायु का जो स्थान है वो मूर्धा कंठ तथा उरह प्रदेश को बोला गया है। तो प्राण वायु का जो स्थान है मूर्धा कंठ तथा उरह प्रदेश को बोला गया है। बात करें इसके कर्म के विषय में, तो किन किन कर्मों को करते हैं, तो बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, मन तथा धमनियों का धारण करते हैं, ठीक है, तो बुद्धि, हृदय, इंद्रिय तथा मन वो धमनियों का धारण करते हैं, इसके वजह से स्टीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। साथ ही साथ छौथु यानी कि शीत को उत्पन्न करेगा, उद्गार मतलब डकार को उत्पन्न करेगा, श्वास की जो क्रिया है उसको उत्पन्न करता है तथा अन्न का प्रवेश कराता है। ये सभी प्राणवायु के कारण उत्पन्न होते हैं। तो प्राणवायु की वजह से बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, मन तथा धमनियों का धारण होते हैं, स्टीवन की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो अपन स्प्लिटिंग होते हैं वो भी आपके प्राणवायु के कारण होते हैं। चौथु उद्गार, उच्छ्वास, अन्न प्रवेश, ये सभी प्राणवायु के कर्म है। फिर उदान वायु के विषय में बात करते हैं, तो उदान वायु का जो स्थान है ऊरह कंठ एवं कंठ एवं नाभि जो है उसे बताया गया। तो उरह कंठ एवं नाभि ये क्या है, आपका उदान वायु के स्थान है, ठीक है, इसमें संचरण करते हैं, इसकी वजह से अपन बोल पाते हैं, ठीक है, इसके अलावा प्रयत्न कर पाते हैं, चेष्टाएं कर पाते हैं, ऊर्जा बल तथा वर्ण स्रोतस का प्रेरण करते हैं, धी धृति स्मृति तथा मनोविधा को बढ़ाने वाला होता है। तो धी धृति स्मृति तथा मनोविधा को बढ़ाने वाला होता है, ये उदान वायु के कर्म में बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं व्यान वायु के विषय में। तो व्यान वायु का जो स्थान है वो क्या बताया गया है, तो व्यान वायु का जो स्थान है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि हृदय, हृदय जो है समस्त शरीर में संचरण करता है। तो हृदय है, ठीक है, व्यान वायु के स्थान और समस्त शरीर में संचरण करते हैं। समस्त अंगों को गतिशील होना, अंगों का प्रसारण होना, आकुंचन होना, उच्छेप यानी कि अपन जो 5 प्रकार की जो क्रिया है, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, उच्छेप, अवक्षेप, निमेष, उन्मेष, ठीक है, यानी कि जो 5 प्रकार के कर्म है जो अपन करते हैं, ठीक है, वो सभी व्यान वायु की वजह से होता है। इसके अलावा जिह्वा का आना, ठीक है, अन्न का स्वाद जो हमें आता है, स्रोतसों में जो शोधन होते हैं, ठीक है, प्यूरिफिकेशन हो रहे हैं, स्वेद तथा रक्त का जो स्त्रावण होता है, यानी कि जब अपन स्वेटिंग जो बाहर निकलते हैं उसमें क्या है, व्यान वायु का ही है, ठीक है, कर्तव्य कर्म है, तथा रक्त का जो बाहर निकलना ये भी व्यान वायु के कर्तव्य में आता है। गर्भ की क्रिया का संपादन होना, योनि में शुक्र का पहुंचना, अन्न के सार को किट्ट से विभक्त करना, तो अन्न का जो सार भाग है उसको किट्ट भाग से अलग करना, ठीक है, तथा धातुओं को तर्पित करना, ये सभी क्या है, व्यान वायु के कर्तव्य में आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर बात करते हैं अपान वायु। तो अपान वायु के विषय में बात करें तो अपान वायु का जो स्थान है वो क्या बताया गया है, तो अपान वायु का जो स्थान है वो श्रोणी, वस्ती, मेड्र, ठीक है, इनको बताया गया है। तो श्रोणी मतलब पेल्विक रीजन, वस्ती मतलब ब्लैडर, मेड्र पेनिस, ठीक है, वृषण मतलब स्क्रोटम, वक्षण प्रदेश, पूरा, इन सभी चीजों में वो क्या है, इसका स्थान है किसका, अपान वायु का। अपान वायु की वजह से क्या होता है, पुरुष तथा मूत्र, शुक्र, आर्तव तथा गर्भ जो है वो बाहर निकलते हैं। तो अपान वायु की वजह से पुरुष, पुरुष यानी कि स्टूल, मूत्र यानी कि यूरिन, शुक्र स्पर्म, ठीक है, आर्तव तथा गर्भ ये सभी बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं समान वायु। तो समान वायु के विषय में, इसके स्थान के विषय में बात करें तो समान वायु का जो स्थान है वो क्या बताया गया है,
तो समान वायु का जो स्थान है वो अंतर अग्नि के समीप होता है। तो समान वायु का जो स्थान है वो अंतर अग्नि के समीप बताया गया है। यह क्या काम करता है, तो पक्वाशय तथा अमाशय में जो दोष है, ठीक है, इसके अलावा जो जल है, शुक्र है, आर्तव है, जल है, ठीक है, इनको वहन करने का काम करते हैं। स्रोतसों का विचरण कराते हैं, अन्न का धारण कराता है, पाचन कराता है, विवेचन कराते हैं तथा कीट को नीचे लाते हैं। तो ये सभी समान वायु का काम है कि पक्वाशय अमाशय में जो दोष है, जल है, शुक्र है, आर्तव है, जल है, इनका वहन करते हैं, स्रोतसों का विचरण करते हैं, अन्न का धारण करते हैं, पाचन करते हैं, विवेचन करते हैं तथा कीट को नीचे ले जाते हैं। तो ये आपका बताया गया समान वायु के कर्तव्य में। फिर बात करते हैं पित्त के भेद व स्थान के विषय में। तो पित्त के भेद आपको पता है 5 है, ठीक है, तो इसको अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसके स्थान व कर्म के विषय में रिपीट ही हो रही है ये चीज, ठीक है। तो पाचक जो पित्त है इसके स्थान क्या बताया गया, अमाशय और पक्वाशय के मध्य बताया गया है। क्या कर्म को करता है, तो ये दहन, पाचन, ठीक है, डाइजेशन, तथा जो अब जब भोजन बन जाता है, ठीक है, तो उसका जो सार भाग है जैसे रस आदि धातु है तथा कीट भाग यानी कि जो मल है इसको अलग करने का, सेपरेट करने का जो काम है वो पाचक पित्त करते हैं। तथा शेष पित्तों का स्व स्थान में स्थित होकर के बल प्रदान करना, ठीक है, तो उनके खुद के स्थान में जो बाकी पित्त है, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, इनको उनके ही स्थान में बल प्रदान करना, यह जो काम है वो पाचक पित्त का बताया गया है। फिर बात करते हैं रंजक पित्त के विषय में। तो रंजक पित्त का जो स्थान है वो अमाशय, यकृत और प्लीहा को बताया गया है, ठीक है, तो अमाशय, यकृत, लीवर, ठीक है, और प्लीहा मतलब स्प्लीन, इनको बताया गया आपका रंजक पित्त का स्थान। क्या करता है, ये जो रस धातु है उसका कलरेशन यानी कि रंजन का काम करते हैं, ठीक है, तो ये रंजक पित्त का कर्म हो गया। फिर साधक पित्त का स्थान क्या है, हृदय में है, हार्ड में है, ठीक है, ये काम क्या करता है, तो बुद्धि, मेधा, ठीक है, उत्साह, इसके अलावा अभिप्रेतार्थ का साधन होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया कि बुद्धि, मेधा और उत्साह जो उत्पन्न होते हैं वो क्या है, साधक पित्त के कर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं आलोचक पित्त। तो आलोचक पित्त का जो स्थान है वो दृष्टि को बताया गया है, ठीक है, और ये क्या काम को करते हैं, तो रूप का दर्शन कराना जो है आलोचक पित्त का कर्म है। फिर भ्राजक पित्त के विषय में बात करते हैं, तो इसके स्थान त्वचा को बताया गया है, तो भ्राजक पित्त के स्थान त्वचा है। कर्म क्या करता है, तो त्वचा का अभ्यंग जो होता है वह जो है आपके भ्राजक पित्त के कारण होता है। कांति, परिषेक तथा छाया का प्रकाश, ये सभी भ्राजक पित्त के कर्म में आते हैं। तो त्वचा का अभ्यंग करना, कांति, परिषेक तथा छाया का प्रकाशन, ये सभी आपके क्या है, भ्राजक पित्त के कर्म के अंतर्गत आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ओके, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया। फिर कफ के भेद व स्थान तथा कर्म के विषय में बात करते हैं, ठीक है, तो कफ के भेद, स्थान व कर्म के विषय में बात करें तो अवलंबक जो कफ है, ठीक है, इसका स्थान उरु को बताया गया है, ठीक है, उरु प्रदेश इसका स्थान है, ठीक है। तो कफ में अपन बात कर लेते हैं, तो अवलंबक कफ का स्थान क्या है, उरु इस प्रदेश है। क्या काम करता है, तो जो त्रिक अस्थि है, ठीक है, उसका अवलंबन कराएगा तथा हृदय का अवलंबन कराते हैं। और बाकी आपके जो 5 प्रकार के, जो सॉरी 4 प्रकार के जो कफ बच गए, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, इनका क्या है, अवलंबन कराने का काम करते हैं, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जो क्लेदक कफ होता है, तो इसके स्थान अमाशय होते हैं, ठीक है, ये काम कर क्या करते हैं, तो अन्न समूह का क्लेदन करते हैं। इसी प्रकार जो बोधक कफ है इसका जो स्थान है वो रसना को बताया गया है। कर्म क्या करते हैं, तो मधुर आदि रसों का बोधन कराते हैं। इसके पश्चात आपका तर्पक कर्म के स्थान बताया गया है कि सिर प्रदेश इसके स्थान है। कर्म क्या करता है, तो चक्षु आदि जो इंद्रिय है उसका तर्पण कराना, ये तर्पक कफ का काम है। फिर श्लेषक कफ के विषय में बताया गया है, तो स्थान क्या है, संधियों को, जॉइंट्स को बताया गया इसका स्थान। कर्म क्या करते हैं, तो अस्थि तथा संधियों का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं इसका पासवर्ड आप लोग को बता देता हूँ, A2ASMJ, ये आपको टाइप करना है, 2ASMJ, बिना स्पेस दिए एक ही लाइन में, ठीक है, कैपिटल लेटर में, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका 12th चैप्टर है इसमें बहुत सारे रिपीटेशन वाले पार्ट थे, ठीक है, वो यहाँ पे आपका फिनिश होते हैं, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है आगे का कंटिन्यू करेंगे, ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।